नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। 2-3 दिन के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूं हमारी प्यारी सी क्लास लेकर के। जो हमारा समुद्र मंथन बैच चल रहा है, PYQ जो बैच चल रहा है, उसकी क्लास नंबर ये 35 है, 35 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 34 नंबर क्लास तक कंप्लीट कर ली हैं और उम्मीद करूंगा आपने भी बहुत अच्छे से पीछे की सारी क्लासेस अच्छे से देख ली होंगी और उनके अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने लिखे होंगे। साथ ही मैं पिछले 10 एक दिन से देख रहा हूं कि आप क्लास को रेगुलर नहीं देख रहे हो। जितना प्यार पहले मिल रहा था उतना प्यार क्लास को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है, इससे काम करने का जो मन है वो नहीं करता, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद इतना सा ही तो टाइम मिल पाता है और उसी टाइम में से मैं आपके लिए टाइम निकालता हूं और फिर भी आप रिस्पॉन्स नहीं देते। थोड़ा सा दुख होता है ये देख करके, क्योंकि क्लास में कोई कमी नहीं है, क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों तक आप क्लास को शायद शेयर नहीं करते होंगे। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जरूर लगाएंगे, अपने दोस्तों के पास जो स्टडी ग्रुप है उनके अंदर भेजेंगे, उनको बताएंगे कि इस प्रकार से टेक्नीशियन और ALP के लिए साइंस की क्लास चल रही है और बहुत बेहतर क्लास है। मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया था कि मैं आपके लिए थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करूंगा और वो लाइव में करूंगा, तो साथ ही बिल्कुल करूंगा, क्योंकि इंटरनेट का सेटअप लगवाने में थोड़ा खर्चा आता है और वो खर्चा मैं लगवा तो लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिले, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो मैं कोई दिक्कत नहीं, वो सेटअप तैयार करवा सकता हूँ और आपको रेगुलर क्लास भी दे सकता हूँ थ्योरी की। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर मेरे से जुड़ना पड़ेगा, अपना प्यार आपको दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, तब मैं अच्छे से मोटिवेशन के साथ पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो ये स्वार्थ मानो कुछ भी मानो साथी, सभी चाहते हैं ये कि मेरे पास ज़्यादा दोस्त जुड़े, मैं ज़्यादा दोस्तों को पढ़ा पाऊँ, थोड़ा देख करके मोटिवेशन मिले, अच्छे से कमेंट देखने को मिले, अच्छा रिस्पांस देखने को मिले, ये सभी चाहते हैं। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करता हूं और क्लास को स्टार्ट करता हूं। क्लास बहुत बेहतर होने वाली है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उसमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आप राइट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो एक जैसे हैं या फिर एक समूह के हैं और एक इसमें से ऐसा है जो इसके समूह से अलग है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए यानी गति की। सबसे पहले बात करते हैं गति की। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है मेरे साथी समय। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो दे रखा है समय, और ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वो दे रखा है आपका द्रव्यमान, और ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ना, डी ऑप्शन नंबर डी, वो आपको दे रखा है त्वरण। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका द्रव्यमान। तो साथ ही इसमें से 3 जो ऑप्शन हैं वो एक समूह के हैं, एक कैटेगरी के हैं, और वो तीनों कौन से? ये हैं तीनों। और ये क्या है? ये आपकी जो गति होती है, गति, इनको गति के चर कहा जाता है। गति के क्या कहा जाता है? चर। तो आपसे कोई पूछ ले कि गति के कितने चर होते हैं, तो साथी गति के 3 चर होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है गति, दूसरा समय, और तीसरा आपका होता है त्वरण। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? गति के चर होते हैं। और ये जो द्रव्यमान होता है ये गति का चर नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया आपका? इन तीनों से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथी ये डायरेक्ट रूप से आपको याद करना पड़ेगा कि गति, समय और त्वरण ये क्या है? गति के चर हैं। इसके अलावा जो द्रव्यमान है वो इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये गति का आपका चर नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। और आपको यही पूछा था कि इसमें से अलग कौन सा है, तो अलग आपका हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है, और ये NTPC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। सबसे पहले बात आती है जड़त्व होता क्या है। सबसे पहले बात आती है कि जड़त्व होता क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जड़त्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए साथी, जड़त्व की अगर हम बात करते हैं, जड़त्व की जो बात करते हैं, ये एक ऐसा गुण है, ऐसा गुण है, ऐसा गुण है जो वस्तु की गतिमान अवस्था, यानी कोई वस्तु है वो अगर गतिमान है, जो वस्तु, ऐसा गुण जो वस्तु यदि गतिमान है, गतिमान है तो विराम अवस्था का, विराम अवस्था का, और यदि
विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो गतिमान अवस्था का क्या करता है, विरोध करता है, गतिमान का विरोध करता है। इसका मतलब समझो क्या है कि मान लो कोई वस्तु इस प्रकार से, ये आपकी वस्तु है, अगर ये वस्तु गति कर रही है, ये वस्तु गति कर रही है तो इसके रुकने का यानी इसकी विराम अवस्था में आने का विरोध करेगा जड़त्व। और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो इसको आगे चलने के लिए क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी कहने का मतलब जड़त्व एक ऐसा गुण होता है जो वस्तु की स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसको गतिमान अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करेगा, और कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। उसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जड़त्व है क्या। जड़त्व एक ऐसा गुण है वस्तु का, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसको गतिमान अवस्था में रखने का प्रयास करेगा, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस वस्तु को विराम अवस्था में रखने का प्रयास करेगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अगर हम जड़त्व की बात करते हैं तो जड़त्व जो होता है मेरे साथी, जड़त्व जो होता है, इनर्शिया जिसको बोलते हैं, जड़त्व जो होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। यानी जिस प्रकार से, जिस हिसाब से आपका द्रव्यमान बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका क्या बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ेगा। जैसे मान लो, उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूंगा, एक आपके पास में इस प्रकार से मान लो कार है, और एक आपके पास में इस प्रकार से ये बस है, बड़ी बस। तो इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है। यानी इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। एक तो आप इस कार को गतिमान अवस्था में लाने की कोशिश करोगे धक्का दे करके, और एक इस बस को धक्का दे करके गतिमान अवस्था में लाने की कोशिश करोगे। तो आप ये बताओ किसके अंदर अधिक जोर आएगा, आपको सबसे अधिक बल आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा है तो इसके अंदर विरोध करने का जो गुण है वो भी क्या है, ज्यादा, यानी जड़त्व का गुण भी ज्यादा है। और जड़त्व के गुण ज्यादा के कारण इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। और इसमें जड़त्व कम था क्योंकि इसका द्रव्यमान कम था, इसलिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, कम बल लगा करके भी इस कार को हम आगे क्या कर सकते हैं, धकेल सकते हैं। तो इस उदाहरण के आधार पर इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका जड़त्व होता है, जड़त्व उसका मापन किसके द्वारा किया जाएगा, तो जड़त्व का जो मापन है मेरे साथी वो किसके द्वारा कर दिया जाएगा, द्रव्यमान के द्वारा कर दिया जाएगा, द्रव्यमान के द्वारा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो मेरे साथी लाडलो, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। द्रव्यमान का अगर हम मापन करते हैं तो वो किसका मापन कहलाएगा, द्रव्यमान का अगर हम मापन करेंगे तो वो किसका मापन कहलाएगा मेरे साथी, जड़त्व का मापन कहलाएगा। किसका मापन कहलाएगा, जड़त्व का मापन कहलाएगा। बताओ लाडलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी वस्तु के द्रव्यमान का जो मापन है वही क्या कहलाता है, जड़त्व का मापन कहलाता है। वो अभी अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो है ना, बी, ऑप्शन नंबर बी, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, ये आपसे पूछी है। चलिए द्रव्यमान की मैं परिभाषा आपको बताता हूं, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान जो है वो किसी वस्तु का जो पदार्थ होता है उसकी कुल राशि को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। यानी द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, मास की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मास की बात करते हैं तो मेरे साथी किसको कहा जाता है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो पदार्थ है, उस वस्तु के अंदर जो पदार्थ है, उस पदार्थ की जो कुल राशि है, उस पदार्थ की जो कुल राशि है, उस कुल राशि को हम क्या कहते हैं, उस कुल राशि को ही हम कहते हैं द्रव्यमान। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की कुल राशि को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की कुल राशि को हम क्या कह देंगे, द्रव्यमान कह देंगे।
क्लियर है बात है। अच्छा, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये इसके छोटे छोटे कण हैं, ये पार्टिकल हैं, तो इनकी जो मात्रा है, इन कणों की जो मात्रा है, इन कणों की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। मान लो इस प्रकार से छोटे छोटे कणों से मिलकर के इस प्रकार से ये वस्तु बनी है, तो इन कणों की कुल मात्रा को, इन कणों की कुल मात्रा को हम क्या कह देंगे? द्रव्यमान कह देंगे। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है इस ब्रह्मांड में, सभी वस्तुओं का जो पदार्थ है, उस पदार्थ की जो कुल मात्रा है, उस कुल मात्रा को, उस कुल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन देखो क्या है कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको द्रव्यमान के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है साथ ही एक प्रकार की मूल राशि होती है, मूल राशि। और आपकी जो भौतिक विज्ञान है उसमें 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां। अब ये कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मूल राशियों की संख्या 7 है, तो वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो। पहली दूसरी जो क्लास थी ना हमारी, उसी में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। इसलिए आपको बताना है कि मूल राशियों की संख्या 7 है, वो कौन कौन सी मूल राशियां हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मेरे साथ ही ध्यान रखना, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो केजी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान के का अगर हम मापन करते हैं तो इसी के मापन के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? जड़त्व का मापन करते हैं। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है? देखिए मेरे साथी, एक आपको सूत्र दे रखा है, इसको समझना है। ऊपर दे रखा है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, द्रव्यमान बटे जो आयतन होता है वो घनत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर होता है। द्रव्यमान बटे जो आयतन है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे साथी? घनत्व के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा घनत्व की अगर हम परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे? कि सबसे पहले इसको लिखेंगे आयतन को, तो इसको ये बट्टा में है इसलिए लिखेंगे प्रति। आयतन आपका बट्टा में है इसलिए हम क्या करेंगे? इसको प्रति नाम से डिनोट करेंगे, प्रति इकाई आयतन। प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होता है उसको हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा भी दी जा सकती है, इस प्रकार से आपको परिभाषा दे दी जाएगी, इस प्रकार से परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा ये किसके समान होता है या किसकी परिभाषा, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो याद रखना मेरे साथी, आयतन आपका बट्टा में था इसलिए हमने लिखा प्रति। इकाई आयतन, इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है उसको हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है उसको हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है उसको हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। ये आपकी घनत्व की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा साथी ये परिभाषा भी आपको दी जा सकती है, परिभाषा के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखोगे, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा एक संवेग दे रखा है, संवेग। संवेग जो होता है उसको हम लिखते हैं पी के द्वारा, पी बराबर एम वी, पी बराबर एम वी। ये आपका सूत्र होता है पी बराबर एम वी। तो इसका सूत्र किस प्रकार से होगा संवेग का? इस एम को लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग के द्वारा हम किसको प्रदर्शित करते हैं? संवेग को। क्लियर है बात है? घनत्व का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया। जड़त्व का वैसे कोई सूत्र नहीं होता। जड़त्व का मापन किसके द्वारा करते हैं? द्रव्यमान के द्वारा करते हैं, इसका कोई सूत्र नहीं होता। अगर हम बल की बात करते हैं, बल की, बल जो होता है एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर होता है। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। तो मैंने आपको बल का
सूत्र भी बता दिया, संवेग का सूत्र भी बता दिया, और ये घनत्व का सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया, प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा, आपका घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनत्व। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का भार आपको 200 न्यूटन दे रखा है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। भार आपको दे रखा है और इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। भार आपको दे रखा है, द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। देखिए साथी, बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में आपको जो भार दे रखा है, भार यानी W के द्वारा हम भार को दर्शाते हैं, वेट के द्वारा भार को दर्शाते हैं। W का मान आपको दे रखा है, भार यानी वेट का मान 200 न्यूटन दे रखा है, 200 न्यूटन। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान। तो आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि भार का सूत्र क्या होता है। भार का जो फॉर्मूला होता है, भार यानी W का जो फॉर्मूला होता है, वेट का जो फॉर्मूला होता है मेरे साथी, वो होता है mg। यहां पर m का मतलब द्रव्यमान होता है, W का मतलब भार होता है, और इस g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो, W का मान आपको दे रखा है 200 न्यूटन बराबर m यानी द्रव्यमान का मान आपको ज्ञात करना है, और g का मान आपको लेने की बता रहा है। कितना लेना है? 10 लेना है। तो मेरे साथी m का मान कितना हो जाएगा, 200 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे। 200 में हम कितने का भाग दे देंगे, 10 का। तो m का मान कितना आ जाएगा, 20। अब बात इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे हम क्या लगाएं। ऑप्शन में सभी में 20 दे रखे हैं, लेकिन आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था द्रव्यमान का मात्रक आपका केजी होता है। क्या होता है? केजी। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त क्या करेंगे, इसका आंसर 20 निकाल लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन आपको देगा तो उसमें आपको मात्रक में फंसाने की कोशिश करेगा, और यहां पर मात्रक में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक में आपको न्यूटन दे रखा है, एक में पास्कल दे रखा है, एक में वाट दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट है, बल बटे त्वरण का जो मान है वो किसके बराबर होता है। बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण जो है वो किसके बराबर होता है। देखिए, बल का मतलब F बटे त्वरण। देखो, बल का मतलब होता है F, बटे त्वरण का मतलब होता है A, यानी F बटे A किसके बराबर होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन का की गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है मेरे साथी, उसमें एक सूत्र प्राप्त होता है आपको, F बराबर ma। ये सूत्र आपको प्राप्त होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के आधार पर, और इसके आधार पर अगर आप निकालना चाहते हो तो F बटे, ये एक गुना में है, ये भाग में लेके आओगे तो ये A बटा में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा आपका, m बचेगा। और इस m को क्या कहा जाता है मेरे साथी, इसको कहा जाता है द्रव्यमान। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। तो बल बटे त्वरण किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छे से 9 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। यानी नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे, नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिक ने क्या किया, जो आपका परमाणु होता है, परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। परमाणु का मॉडल इसने प्रस्तुत किया था, और इस परमाणु मॉडल के अनुसार क्या कहा गया था कि मान लो कोई परमाणु है, कोई परमाणु है, और उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये मान लो कक्षा नंबर 1 है, ये कक्षा नंबर 2 है, और यहां पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो क्या हुआ, इस नील्स बोर ने क्या कहा कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है,
कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो क्या होता है, अवशोषित करने के बाद यानी उस इलेक्ट्रॉन के पास में ऊर्जा और अधिक आ जाती है। अवशोषित करने का मतलब ग्रहण करना। अगर ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसके अंदर अधिक ऊर्जा हो जाती है तो वो क्या करता है, अगर वो पहले कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो किस कक्षा में चला जाएगा, ऊपरी कक्षा में चला जाएगा, यानी अगले कोष में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करने के बाद ऊपरी कक्षा में चला जाता है, ऊपरी कक्षा में चला जाता है। ठीक है। इसके विपरीत अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, यानी ऊर्जा को अपने अंदर से छोड़ देता है, बाहर छोड़ देता है, तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी आ जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो निचले कक्ष में आ जाता है। कहां आ जाता है, निचले कक्ष में। समझ में आई बात। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो वो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उससे ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन और जो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो वो ऊपरी कक्षा से कहां आ जाएगा, निचली कक्षा में आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपको अवशोषित करने की बात कही है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, यह एक ही कक्षा में रहता है। गलत बात है मेरे साथी, एक कक्षा में नहीं रहता, वो अगली कक्षा में चला जाता है, ऊपरी कक्षा में चला जाता है, ये बात तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, नहीं, यहां पर प्रकाश ऊर्जा की कोई बात ही नहीं हुई। ऑप्शन नंबर सी को देखो, यह भीतरी कक्षा में चला जाता है, नहीं, अवशोषित करने पर भीतरी कक्षा में नहीं जाता, यह ऊपरी कक्षा में जाता है, और ऊपरी कक्षा को क्या कहा जाता है, बाहरी कक्षा। इसका मतलब ये क्या होता है, अवशोषित करने पर बाहरी कक्षा में चला जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है क्वेश्चन आपके सामने कि परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। परमाणु का जो मॉडल है वो तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगर हम पहले परमाणु मॉडल की बात करें, पहले परमाणु मॉडल की बात करें, पहले परमाणु मॉडल की अगर आपसे पूछा जाए तो पहला जो परमाणु मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। पहला परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन पहला परमाणु नाभिक मॉडल, पहला परमाणु नाभिक मॉडल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी रदरफोर्ड। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि परमाणु के अंदर जो नाभिक का मॉडल है, परमाणु के अंदर जो नाभिक का मॉडल है वो रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया था, और परमाणु जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था, डाल्टन ने। ठीक है। परमाणु के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने बताया, लेकिन परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उस नाभिक के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। और साथ ही ये रदरफोर्ड जो साहब हैं, इन्होंने नाभिक की खोज की थी परमाणु के अंदर। इसीलिए इस रदरफोर्ड साहब को आपकी जो परमाणविक जो भौतिकी होती है, परमाणविक भौतिकी का मतलब होता है न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको हम कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का जो जनक है, वो किसको कहा जाता है, इसी रदरफोर्ड साहब को कहा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किनको कहा जाता है, रदरफोर्ड को। क्यों, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर की खोज की थी, नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, इसलिए। ठीक है। तो ध्यान रखना, परमाणु का जो नाभिक मॉडल है वो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसको माना जाता है, तो मेरे साथी अभी भी मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है, रदरफोर्ड को। नाभिकीय भौतिकी या फिर परमाणविक भौतिकी या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के कक्ष में
समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? मान लो कोई परमाणु है और उस परमाणु के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं, उन कक्षाओं के अंदर अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया गया था। और वो सूत्र क्या है? तो सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि कोई भी आपका परमाणु है, कोई भी परमाणु है और उस परमाणु के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं पाई जाती हैं, कक्षाएं, कोष पाए जाते हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो एक सूत्र के आधार पर लिखी जाती है। जैसे पहला जो कोष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो कोष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो कोष है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से एक क्या होता है? सीक्वेंस होता है, एक संख्या होती है, निश्चित संख्या होती है ना। कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की जो एक निश्चित संख्या होती है उसको एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। और मेरे साथी परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया गया था। और वो सूत्र प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो एक वैज्ञानिक का नाम था बोरबरी। बोरबरी नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है 2n²। 2n²। यहां पर n का मतलब होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, ठीक है। जैसे मैं आपको कह दूं दूसरा कक्ष, 2 नंबर कक्ष, 2 नंबर कक्षा, तो इसका मतलब यहां पर n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। मैं आपको कह दूं 3 नंबर कक्षा, तो इसमें n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। इस प्रकार से n का मतलब क्या हो जाएगा? आपका कक्षा की संख्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 2 का तो हमने 2 लिख दिया, गुणा, पहले कोष की बात हुई है इसलिए n का मान क्या कर देंगे? हम 1 कर देंगे। n का मान क्या जाएगा? 1। तो यहां n की जगह क्या आएगा? 1 आएगा और 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। यानी पहले कोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार से दूसरे कोष की अगर आपसे कोई पूछ ले दूसरे कोष की, तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये 2 का तो 2 हो गया, n की जगह की बार क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे, 2 का क्या आ गया? स्क्वायर, तो 2 का 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है बात है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब मैं आपको एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा कि जो आपका ये जो पहला कोष है, ये आपका जो दूसरा कोष है, फिर तीसरा कोष है, फिर चौथा कोष है, इनको इस प्रकार से नहीं लिखते, इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। पहला जो आपका कक्ष होता है उसको K नाम दे दिया गया, दूसरा जो कोष है उसको L नाम दे दिया गया, तीसरे को M, K, L, M, N, O, P, इस प्रकार से K से स्टार्ट इनको कर दिया गया, K से आगे बढ़ते क्रम में इनको लिख दिया गया। पहले कोष को क्या कहा जाता है? K कोष कहा जाता है, दूसरे कोष को L कोष कहा जाता है, तीसरे कोष को M कहा जाता है, तीसरे चौथे को N, पांचवें को O, छठे को P, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो कोष की जो संख्या होती है उनको एक पर्टिकुलर नाम के द्वारा दर्शाया गया है और वो नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है बात है? तो वो क्या है? KLMNOP, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 2n² आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है ना, डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो बी ऑप्शन दे रखा है इसमें 2n माइनस की घात 2 दे रखी है, जो माइनस की घात 2 है वो आपका गलत है। माइनस की घात 2 नहीं होगा, साथ ये प्लस की घात 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यहां पर बात किसकी हुई है? यहां पर m कक्षा की हुई है, m। तो m कक्षा कौन सी कक्षा होती है? देखो, k आपकी पहली होती है, l आपकी दूसरी होती है और m आपकी कौन सी हो जाएगी? तीसरी। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछी है, तो इसके आधार पर हम निकालेंगे 2 का 2, n का मान अब की बार कितना आ जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर तो यह आएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 में कितना होता है? 18। 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप किसी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि n कोष में शामिल हो
सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार n की पूछी है और n जो होता है वो 4 नंबर पर आता है, तो 2 का 2 आएगा और n की अब की बार n की जगह कितना आएगा 4 और 4 का स्क्वायर लगा दिया। अब 2 गुणा 4 का स्क्वायर 16 और 2 को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। तो n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरे साथी, तो आपके 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात है, समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं मेरे साथी, ग्लूकोज के बारे में एक दो क्वेश्चन अच्छे से आपको समझना है, ग्लूकोज क्या है, क्या काम आता है। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए, तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो जीवित जो जीव होते हैं, जो जीव होते हैं, जीव की जो कोशिकाएं होती हैं, जीव की जो कोशिका होती है, उस कोशिका का ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, आपका ग्लूकोज होता है। यानी हमारी कोशिका, कोई भी जीव है, हमारी जो कोशिका है, उस कोशिका का सबसे मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, आपका ग्लूकोज है। हमारी कोशिकाओं को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है, ग्लूकोज के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए हमारी कोशिका का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज जो है उसका जो सूत्र होता है वो होता है मेरे साथी C6H12O6, C6H12O6, ये सूत्र आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर आपका जो साथी सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज के बारे में ये 3 बातें तो आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, केसिन। देखिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको देखा है मांस, मांस में कौन सा प्रोटीन होता है, तो साथी ध्यान रखना मांस के अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है, मायोसिन नाम का प्रोटीन, मायोसिन नाम का प्रोटीन मांस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है गाजर, गाजर, गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन, बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन आपके गाजर के अंदर मिलता है। और जो गाजर है मेरे साथी, इसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, विटामिन ए की अधिकता भी पाई जाती है। और इसीलिए रतौंधी रोग जिसके हो जाता है तो उसको गाजर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गाजर के अंदर विटामिन ए होता है। और विटामिन ए जो होता है वो किसकी कमी को पूरा करता है साथी, रतौंधी जो रोग है उस रतौंधी रोग को खत्म करने का काम आपका कौन करता है, विटामिन ए करता है। इसलिए हम रतौंधी रोग में क्या करते हैं, गाजर को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन की, सोयाबीन की। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो एक इसका नाम अलग अलग मिलता है, कहीं ग्लाइको कहीं ग्लू, तो ग्लूसिनिन, ग्लूसिनिन नाम का एक प्रोटीन होता है मेरे साथी, ग्लूसिनिन नाम का प्रोटीन वो किसके अंदर होता है, सोयाबीन में। और हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक जो प्रोटीन है, सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो किसके अंदर मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। खाद्य पदार्थों में जो सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो किसके अंदर मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। और वैसे सबसे अधिक प्रोटीन किसके अंदर होता है, तो वैसे सबसे अधिक प्रोटीन एक शैवाल होता है, शैवाल का नाम होता है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नाम का एक शैवाल होता है, उस शैवाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे अधिक प्रोटीन किसके अंदर मिलेगा, तो सोयाबीन में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है बात है। इसके बाद हम बात करते हैं दूध की, तो साथी जो दूध होता है उसमें आपका केसिन नाम का प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। और इसी केसिन प्रोटीन के कारण, इसी केसिन प्रोटीन के कारण दूध का जो रंग है, दूध का जो रंग है वो क्या होता है, सफेद होता है। इसी कैरोटीन, इसी केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथी जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध, गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध, गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का पीला,
हल्का पीला होने का कारण क्या है कि इस गाय के दूध के अंदर ये केसिन प्रोटीन तो होता ही है, इसके साथ साथ में ये बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। बीटा कैरोटीन नाम का एक नया प्रोटीन होता है और इसी बीटा कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का जो रंग होता है, गाय के दूध का रंग, वो हल्का पीला होता है। इसीलिए कहा जाता है मेरे साथी कि गाय का दूध पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केसिन प्रोटीन तो होता ही होता है, इस केसिन के साथ साथ में ये बीटा कैरोटीन भी हमें मिलता है। ठीक है, और बीटा कैरोटीन हमारे आंख से संबंधित जो रोग होते हैं, हमारे लीवर से संबंधित जो रोग होते हैं, उनको खत्म करने का काम करता है हमारा बीटा कैरोटीन। इसीलिए गाय का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। उसका कारण यह है कि इसके अंदर केसिन के साथ साथ में बीटा कैरोटीन नाम का जो प्रोटीन है वो भी पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गाय का जो दूध होता है उसका हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना मेरे साथी, बीटा कैरोटीन आपका प्रोटीन होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, क्योंकि आपको केसिन के बारे में पूछा गया था कि केसिन किसके अंदर होता है, तो साथ ही दूध के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं के मापन के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? यानी कहने का मतलब ऊर्जा का मापन मानव शरीर में हम किसके द्वारा करते हैं? मानव शरीर में हम ऊर्जा का मापन किसके द्वारा करते हैं या फिर किसके अंदर करते हैं? तो साथी ध्यान रखना, वैसे जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो आपका एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो तो होता है जूल। एसआई मात्रक तो जूल होता है। इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक वो आपका अर्ग होता है। लेकिन मानव शरीर में जो मापन करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, किसके अंदर करते हैं? तो ध्यान रखना मेरे साथी, कैलोरी के अंदर करते हैं। कैलोरी के अंदर ध्यान रखना, किसी भी जीवित शरीर के अंदर या फिर मानव शरीर में जो ऊर्जा का मापन करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? कैलोरी के अंदर करेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक, चलिए बात करते हैं जैविक उत्प्रेरक की। देखिए, जैविक उत्प्रेरक, अच्छा, जैविक का मतलब होता है जीव जंतुओं में, और उत्प्रेरक का मतलब होता है अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला, अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला या कम करने वाला। यानी जो उत्प्रेरक होता है वो केमिस्ट्री के अंदर भी काम आता है, लेकिन यहां पर जैविक उत्प्रेरक की बात पूछे कि निम्न में से जैविक उत्प्रेरक कौन सा है। तो अगर हम जैविक उत्प्रेरक की बात करते हैं मेरे साथी, तो जैविक का मतलब जीव जंतुओं और उत्प्रेरक का मतलब अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने या फिर कम करने वाला। तो जो एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम जो होता है वो हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं, जैसे पाचन हो गया है ना, पाचन हमारे प्रकार की एक हमारे शरीर की एक रासायनिक अभिक्रिया पाचन। तो जो एंजाइम होता है वो शरीर की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर को बढ़ाने का काम करता है, जैसे मान लो अगर हमारे शरीर के अंदर लाइपेज एंजाइम की कमी हो जाती है, तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइपेज एंजाइम की कमी है। अगर लाइपेज एंजाइम की कमी है तो वसा का पाचन नहीं होगा, क्योंकि वसा के पाचन की जो क्रिया है वो होगी नहीं। इसका मतलब एंजाइम क्या करता है, हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पाचन की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनकी दर को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए एंजाइम को हम क्या कहते हैं? जैविक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। एंजाइम को हम किसके नाम से जानते हैं? जैविक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? मीठेपन के लिए फलों के अंदर?
इसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शनों की बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं, फ्रक्टोज जो होती है वो फलों के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? फलों में, फलों में पाई जाती है और ये मीठेपन के लिए उत्तरदायी होती है, मीठेपन के लिए फ्रक्टोज। माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज जो होती है वो अनाजों के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अनाजों के अंदर। अनाज जैसे चावल वगैरह हो गया, गेहूं वगैरह हो गई, उनके अंदर क्या मिलती है? आपकी माल्टोज शर्करा मिलती है। अगर हम सुक्रोज शर्करा की बात करते हैं तो आपका जो गन्ना होता है, गन्ना, गन्ने के अंदर क्या मिलती है? आपकी सुक्रोज मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं लेक्टोज की। तो जो लेक्टोज होती है मेरे साथी, वो कहां मिलती है? लेक्टोज जो है वो आपके दूध में मिलती है। कहां मिलती है? दूध के अंदर लेक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो आपको पूछा था कि फलों के मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, तो आपकी फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे शरीर में उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है। यानी कहने का मतलब, बहुमुखी का मतलब ऐसा तत्व है जो हर प्रकार की वस्तुओं में प्राप्त मिलता है। तो साथी आपने सुना होगा कि हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई वस्तु हो, वो किससे बनी होती है? वो कार्बनिक पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। ये नाम आपने सुना होगा। किससे मिलकर के बनी होती है? कार्बनिक पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। इसलिए उस बहुमुखी तत्व का नाम क्या हो जाएगा? कार्बन, जो हमारे बहुत सारी वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का आधार बनता है। उस बहुमुखी तत्व का नाम क्या है? उस बहुमुखी तत्व का नाम है आपका कार्बन। कार्बन क्या करता है? सभी प्रकार की वस्तुओं में प्राप्त होता है, सभी प्रकार की वस्तुओं में पाया जाता है आपका कार्बनिक पदार्थ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। तो साथी ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा। अगर ज्यादा बच्चे मेरे से जुड़ते हैं तो मैं अच्छा काम आपके लिए कर पाऊंगा, अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊंगा, रेगुलर क्लास लेने का मेरा मन करेगा और मैं बाध्य हो जाऊंगा रेगुलर क्लास लेने के लिए, है ना। अभी तो मेरी ये रहता है कि पीछे की क्लास नहीं देखी है बच्चों ने, पीछे की क्लास देखेंगे तब तक एक क्लास और ऐड कर देंगे। तो आपको मैं रेगुलर क्लास दे पाऊं, लगातार आपके सामने मैं जुड़ पाऊं, अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपको मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही कोई भी अगर आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए साथी आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और जो भी दुख दुविधा है वो नौकरी लगने के बाद आपकी खत्म हो जाएगी और उसके बाद अपनी जीवन देखना कितना सुधर जाता है। इसी उम्मीद के साथ आपका जॉब लगे, जल्दी जॉब लगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जुड़ने के लिए।